Rebirth of My Devil Wife. Hello friend, welcome to my channel RK Novel Podcast. Disclaimer: ये स्टोरी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, घटना, स्थान लेखक द्वारा लिखी गई लिखकीय कल्पना है और इसे गंभीरता से न लें। धन्यवाद। और आप लोग को कोई भी सवाल पूछना हो तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, क्योंकि एपिसोड सबसे पहले वही आता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड 31, आस्था का बचपना। आस्था अविनाश से गुस्सा थी, इसीलिए उसके ऑफिस जाके उसके ऊपर गुस्सा करती है। उसकी बातों में अपने लिए फिक्र देख अविनाश को भी अच्छा लगता है। अविनाश, बीवी माफ कर दो न अपने हब्बी को, अब आगे से वो ऐसा कुछ नहीं करेगा प्लीज। ये बोल पप्पी सा फेस बना लेता है। उसे ऐसे कोई इस वक्त देखता तो कोई नहीं कह सकता कि ये बिजनेसमैन है को हर साल टॉप पर आता है। आस्था भी उसका ऐसा फेस देख पिघल जाती है और उसे माफ कर देती है। आस्था, ठीक है किया माफ आपको, मगर सिर्फ इस बार ही। अगर आगे से आपने खाना स्किप किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको पता है आप ऐसे ही काम करते रहें न तो बीमार हो जाएंगे, फिर मेरा क्या होगा आपने सोचा है? अगर आप अपना ही ख्याल नहीं रखेंगे तो मेरा ख्याल कैसे रखेंगे? जानती हूँ आपकी कंपनी की वजह से कई लोगों को रोज की रोटी मिलती है, इसीलिए आपका काम करना जरूरी है, मगर खुद का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। पैसे तो व्यक्ति कभी भी कमा सकता है, मगर समय नहीं खरीद सकता, ना ही मौत के करीब वाले व्यक्ति को रोक सकता है। इसीलिए कहती आराम करना भी बहुत जरूरी होता है। इतना बोल के आस्था रुकती है और अविनाश की तरफ देखती है जो उसे ही देख रहा था। अविनाश, ठीक है बीवी, समझ गया, आहे से बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं करूँगा, प्रॉमिस। आस्था, ठीक है चलिए अब घर चलते हैं। अविनाश, बीवी थोड़ा रुको, मुझे एक फाइल कंप्लीट करनी होगी क्योंकि कल उसे प्रेजेंट करना है, इसीलिए आई प्रोमिस उसके बाद हम घर जाएंगे। अगर जरूरी नहीं होता तो मैं तुम्हें कभी नहीं कहता रुकाने को। आस्था, ठीक है आपका काम जल्दी निपटाए ताकि जल्दी हम घर पहुंच सके। अविनाश, ठीक है, तुम्हें कुछ चाहिए? आस्था, नहीं। फिर अविनाश ठीक है बोल अपने चेयर की तरफ जाने लगता है। फिर चेयर के पास पहुंचकर इसके पर बैठकर काम करने लगता है। वही आस्था अभी भी सोफे पर बैठी थी। उसे पता नहीं क्यों सिरदर्द हो रहा था, मगर आस्था अविनाश से कुछ नहीं कहती क्योंकि वो फिर डॉक्टर की लाइन लगा देता, इसीलिए वो उसे कुछ भी न बताने का फैसला लेती है और वही सोफे पे लेट जाती है। लेटने के थोड़ी देर बाद आस्था को नींद आ जाती है, जिसे वो वहीं पर सो जाती है, मगर उसका एक हाथ अभी अपने सिर पे था। बीच बीच में वॉयस दबा भी रही थी। अविनाश जब फाइल से नज़र हटाकर आस्था की तरफ देखता है तो आस्था सो चुकी थी, जिसे देख उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। मगर जब वो आस्था को अपने सिर को दबाते देखता है तब उसे पता चलता है कि आस्था को तो सिर दर्द हो रहा है। अब तक उसका काम भी खत्म हो गया था, इसीलिए वो धीरे से चलकर आस्था के पास आता है और उसके चेहरे को निहारने लगता है। थोड़ी देर ऐसे ही देखने के बाद उसे अपने गोद में उठा के अपने केबिन के बाहर आता है और फिर पार्किंग में आता है। अविनाश को आता देख ड्राइवर जल्दी से उसके लिए गेट खोल देता है, जिसे अविनाश आस्था को अच्छे से पीछे बिठा देता है। फिर खुद दूसरी तरफ जाके कार में बैठ जाता है। फिर उसके बैठने के बाद ड्राइवर भी जल्दी से कार में आके बैठ जाता है और देंगे करने लगता है। वहीं पीछे अविनाश एक तक आस्था को ही देख रहा था। आस्था का सिर नींद में होने से इधर उधर हो रहा था, जिसे आस्था चीर जाती है क्योंकि उससे उसकी नींद को डिस्टर्ब हो रहा था। जिस देख अविनाश जल्दी से उस सिर को अपनी गोद में रख देता है और फिर प्यार से उसके बालों में उंगलियां डाल के सहलाने लगता है। आस्था को भी अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो शांति से सो जाती है। वही अविनाश अब हल्के हाथों से उसके सिर दबाने लगता है, उसके बालों के अंदर उंगलियों की मदद से हल्के से मसाज करने लगता है। आस्था को देखते देखते अविनाश को हुई नींद आ जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। ड्राइवर जब दोनों को इस तरह सोते देखता है तो मुस्कुरा देता है और कार को आराम से ड्राइव करने लगता है, जिसे दोनों की नींद को डिस्टर्ब ना हो। कार धीरे चल रही थी, इसीलिए दोनों आधे घंटे बाद घर पहुंचते हैं, मगर दोनों की ही आंखें नहीं खुली थी, जिसे देख ड्राइवर को पता नहीं चलता कि उसे क्या करना चाहिए। इसी उधर घूमे वो धीरे से अविनाश को आवाज़ देता है। 2-3 बार आवाज़ देने के बाद अविनाश की नींद खुल जाती है। वो ड्राइवर की तरफ सवालिया निगाहों से देखने लगता है, जिसे देख ड्राइवर जल्दी से कहता है, ड्राइवर बॉस वो घर आ गया है। अविनाश इधर उधर देखने के बाद 2 शब्द में जवाब देता है, अवंश, ठीक है आप जा सकते हैं अब। ड्राइवर ठीक है बोलकर चला जाता है।
उसके जाने एक बाद अविनाश आस्था की तरफ देखता है, जो कि दुनिया से बेखबर शांति से सोई हुई थी। उसे उसको उठने का दिल नहीं चाहता था, इसीलिए फिर से उसे अपने गोद में उठा के उसे कार से बाहर निकलता है। फिर उसे गोद में लिए हुए ही उसे मैंशन की तरफ ले जाने लगता है। मैंशन के अंदर आने के बाद उसे लेके वो सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है। रूम के पास पहुंचकर वो हल्के से अपने पैरों की मदद से दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है, फिर बेड के पास जाता है। आस्था को अच्छे से उसे लेटाया, जिससे आस्था को तकलीफ न हो न ही उसकी नींद खराब हो। फिर दरवाज़ा बंद करके आता है तो सामने देखता है तो अब आस्था की आंखें धीरे धीरे खुल रही थी, जिसे देख उसे पता चल जाता है आस्था अब जागने वाली है। क्योंकि वो जानता था आस्था जब भी नींद से जागने वाली होती है तो वो अपने हाथों से अपनी आंखों को पहले रब करती है, जिसे ऐसे बच्चों की तरह करता देख अविनाश के फेस पे स्माइल आ जाती है। वही आस्था की नींद अब पूरी तरह से खुल चुकी थी। वो अपनी आंखें खोल इधर उधर देखती है तो उसे याद आता है कि वो अविनाश से नाराज होकर उसके ऑफिस गई थी, उस पे गुस्सा भी हुई थी। फिर अविनाश को एक फाइल कंप्लीट करनी थी, जिसे आस्था ने हाँ पढ़ी थी। फिर वो सोफे पे बैठी थी, मगर उसके सिर में हो रहे दर्द के कारण वो वहीं सो गई थी। मगर अब वो घर पहुंच गई। जब उसकी आंखें खुली तो वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं आकृति, क्योंकि उसे पता था जी अविनाश के सिवा ये काम किसी का नहीं हो सकता। इसीलिए अब वो अपना सिर इधर उधर कर अविनाश को ढूंढने लगती है। उसे सामने अविनाश उसे देखते हुए दिखाता है, जिसे देख वो शर्मा जाती है, क्योंकि नींद में से अभी उठने के कारण उसके कपड़े बाल सब बिखरा हुआ था, जिसे वो जल्दी से सरके करने लगती है। जिसे देख अविनाश कहता है, अविनाश उठ गई बीवी तुम, या अभी और सोना है? आस्था, नहीं। तभी उसे कुछ याद आता है, जिसे याद कर वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ जाती है। जल्दी से फ्रेश होके हाथ मुंह धोने के बाद वो बाहर आती है। जिसे ऐसा करता देख अविनाश कंफ्यूज था, उसे पता नहीं चल रहा था कि वो क्या करना चाहती है। इसीलिए आस्था जब कमरे से बाहर जाने वाली होती है तब वो उसे रोक लेता है और पूछता है कि ये क्या कर रही हो तुम? आस्था, चुप, एकदम चुप, कितना सारे सवाल पूछते हैं आप शांति से पहले फ्रेश हो जाए, मैं आती हूँ। ये बोल बिना अविनाश की बात सुन कमरे से भाग जाती है। जिसे देख अविनाश नमे सिर हिला के फ्रेश होने चला जाता है, क्योंकि जो बीवी ने कहा था वो तो हर मर्द को मानना पड़ता है। एपिसोड 32 आस्था और अविनाश का प्यार। आस्था थोड़ी देर में वापस आती है। तब तक अविनाश भी फ्रेश होके आ गया था। वो सोफे पे बैठा था। जब वो सामने देखता है तो आस्था के हाथ में थाली लेके वो उसकी तरफ ही आ रही थी, जिसे देख वो मुस्कुरा देता है और उसके हाथों में से थाली लेके टेबल पर रख देता है। फिर आस्था को सोफे पे बिठाया। अविनाश, बीवी तुम्हारा सिर दर्द कैसा है अब? आस्था, ठीक है, उतना नहीं दर्द कर रहा अब। लेकिन आपको कैसे पता? अविनाश, तुम्हें नींद आ रही थी मगर तुम्हें सिर दर्द हो रहा था, इसीलिए अपने हाथ से तुम दबा रही थी, जिसे मुझे पता चल गया। आस्था, ठीक है, अब चलिए खाना खाए, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अविनाश, बीवी अपने हाथों से खिलाओ ना। आस्था, ठीक है, बोलकर रोटी के टुकड़े को लेके उसमें सब्जी भर के अविनाश की तरफ करती है, जिसे अविनाश अपना मुंह खोल खा लेता है। फिर वो रोटी का निवाला कर सब्जी भर आस्था की तरफ करता है, जिसे आस्था हैरानी से उसे देखती है। अविनाश, बीवी तुमने भी तो डिनर नहीं किया। जिसे सुन वो भी खा लेती है। ऐसे ही एक दूसरे के खिलाते हैं। थोड़ी देर में उनका डिनर खत्म हो जाता है। फिर आस्था अपने हाथ वॉश करने चली जाती है। वही अविनाश थाली लेके नीचे चला जाता है। किचन में जाके वो डिश को साफ करता है, फिर अपने हाथों को वॉश कर आइसक्रीम लेके ऊपर आता है। वो जब रूम में आता है तो देखता है आस्था बेड पर सोने की तैयारी कर रही है, जिसे देख वो उसे रोकता है और उसे सोफे के पास नीचे जमीन पे बैठने को बोलता है। आस्था, क्यों? अविनाश, अरे बैठो तो सही, कुछ देर में समझ आ जाएगा, तुम बैठो। आस्था भी अब आगे कुछ नहीं पूछती और बैठ जाती है। अविनाश भी अब आईने के पास जाके तेल की बोतल निकलता है। वो तेल की बोतल लेके आस्था के पास आता है और सोफे पे बैठ जाता है, जिसे देख आस्था सब समझ जाती है। अविनाश आस्था के बंद बालों को रबर बैंड निकल के खोल देता है, जिसे उसके बाल उसकी बैक पे लहराने लगते हैं। अविनाश उन्हें अपनी उंगलियों की मदद से सुलझाता है, फिर अपने हाथों में तेल की बोतल से थोड़े तेल को लेके आस्था के बालों में लगता है, फिर उस जगह पर अपनी उंगलियों की मदद से मसाज करने लगता है। तभी आस्था की नज़र टेबल पे रखे आइसक्रीम पे जाती है। वो अविनाश की तरफ मुड़ के देखती है। अविनाश, क्या हुआ? आस्था, वो आइसक्रीम, वो अपनी एक उंगली आइसक्रीम की तरफ पॉइंट आउट करके पूछती है। अविनाश, वो तुम्हारे लिए है।
तुम्हें पसंद है न इसीलिए। ये सुन आस्था तुरंत डिब्बा आइसक्रीम का लेके जग से खोलकर आइसक्रीम खाने लगती है। वही अविनाश आस्था के बालों में अभी तेल लगा रहा था, जिसे आस्था को अच्छा लग रहा था। वो आइसक्रीम खाते हुए ही अविनाश से पूछती है, आस्था, आपको बालों में तेल लगाना इतने अच्छे से कैसे आता है? अविनाश, जब छोटा था तब मुझे नन्ही सी बहन चाहिए थी, जिसकी मैं 2 चोटी बनाई उसके साथ खेलूं, जो मुझे भाई भाई करती हुई मेरे तरफ दौड़ के आए। इसीलिए एक दिन मम्मा ने मुझे कहा, अगर बहन आई तो तुम्हें सारे उसके काम करने पड़ेंगे, जैसे उसके बालों में तेल लगाना, चोटी बनाना। मैं तब छोटा था, इसीलिए मैंने तब से ही अपने मम्मा के बालों में तेल लगाने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। मगर मेरी बहन की इच्छा तो पूरी नहीं हुई, मगर मेरी मम्मा भी मुझे छोड़ के चली गई। ये सब बोलते वक्त उसकी आवाज़ भी लड़खड़ा रही थी। आस्था भी काफ़ी इमोशनल हो जाती है, मगर खुद को संभाल अविनाश को गले लगा लेती है। अविनाश भी उसके गले लग जाता है। थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाता है। आस्था उसे पानी देती है। अविनाश पानी पी लेता है। आस्था, आपको मोम को याद कर रोना नहीं चाहिए, वो जहाँ भी होगी खुश होगी, मगर आपको रोता और दुखी देख वो भी दुखी होगी। अविनाश, हाँ सही कह रही हो तुम, बस मैं कंट्रोल नहीं कर पाया आज। आस्था, कोई बात नहीं, हो जाता है, मगर आगे से आप मोम को हंसते हुए याद करेंगे, ठीक है? अविनाश आस्था को अपनी मम्मा को मोम कहता देख खुश होता है। अविनाश, ठीक है आस्था, और रही बात आपकी इच्छा की, तो आप अपनी इच्छा अपनी बेटी के साथ पूरी कर लीजिएगा। वो अनजाने में ही बोल है, मगर अब उसे बहुत शर्म आ रही थी, इसीलिए झट से खड़े होकर बेड पर जाके ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लेती है। वही अविनाश अभी शोक में था कि आस्था ने क्या कहा, उसने हमारी बेटी कहा, मतलब उसकी और मेरी। वो थोड़ी देर बाद होश में आके आस्था की तरफ देखता है, मगर आस्था वहाँ थी ही नहीं, इसीलिए बेड की तरफ देख मुस्कुरा देता है, मगर अब ये स्माइल डेविल थी। वो खड़ा होकर आस्था की तरफ जाने लगता है। आस्था को भी एहसास हो जाता है कि अविनाश उसके तरफ ही आ रहा है, इसीलिए वो अब सो जाने का प्रिटेंड करने लगती है, मगर अविनाश को पता था कि आस्था जग रही है। धीरे धीरे वो बेड के पास पहुंचकर आस्था की बाजू में लेट जाता है, मगर आस्था नहीं हिलती, जिसे देख अविनाश आस्था के सिर पर से ब्लैंकेट को हटाता है और आस्था को देखता है, जिसका चेहरा अभी भी लाल हो रखा था। आस्था अभी भी अपनी आंखें नहीं खोलती, जिसे देख अविनाश को अब शरारत सुझाती है। अविनाश अपने एक हाथ को आस्था की पेट पर रखता है, क्योंकि आस्था ने शॉर्ट्स एंड टी-शर्ट पहनी थी, जो उसके कमर से थोड़ी ऊपर की तरफ थी। अविनाश का हाथ जब आस्था अपने पेट पर महसूस करती है तो सिहर जाती है। उसकी दिल की धड़कन का शोर भी बढ़ जाता है, जो अविनाश शांत वातावरण में आराम से सुन सकता था, जिसे सुन उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। अविनाश आस्था के कान में कहता है, अविनाश, बीवी आंखें खोलो, वरना मैं अपने हाथों को ऊपर ले जाऊंगा। मुझे पता है तुम जाग रही हो। आस्था अभी भी अपनी आंखें नहीं खोलती, जिसे देख अविनाश अपने हाथ की उंगलियों को उसकी बेली के आसपास फिराने लगता है, जिसे आस्था अब कंट्रोल नहीं कर पाती और अपनी आंखें खोल देती है और अपने हाथ को अविनाश के हाथों के ऊपर रख देती है, जिसे अविनाश का हाथ रुक जाता है। वो आस्था की तरफ देखता है, जो उसे ही देख रही थी। आस्था, ये आप क्या कर रहे हैं? अविनाश, बीवी, अभी तुमने क्या कहा था थोड़ी देर पहले? आस्था, क्या कर रहे हैं यही? अविनाश, ये नहीं जो तुमने सोफे के पास बोला था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आस्था, कुछ भी तो नहीं। ये बोल वो अपनी नज़रें चुराने लगती है। अविनाश, बीवी, तुमने कहा था हमारी बेटी, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, तभी तो वो आएगी। ये बोल वो अपनी आई विंक कर देता है। आस्था, नहीं अविनाश, आज नहीं, मैं थक गई हूँ। अविनाश, नहीं बीवी, तुम मेरे अरमानों को जगाकर सो नहीं सकती। ये बोल वो अपने हाथों को आस्था के हाथों से छुड़ाता है और अपने दोनों हाथों से उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसके सिर के ऊपर लगा देता है और उसके करीब जाने लगता है। आस्था अपने सिर को इधर उधर करने लगती है, जिसे देख अविनाश अपने एक हाथ से उसके चेहरे को पकड़ लेता है और उसके करीब जाने लगता है और फिर उसके होठों पे अपने होठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। अविनाश प्यार से किस कर रहा था, जिसे देख आस्था भी उसके प्यार में खोके उसे किस करने लगती है, जिसे देख अविनाश उसके हाथों को छोड़ देता है और प्यार से किस करने लगता है। वही आस्था अपने हाथों को अविनाश के बालों में ले जाके सहलाने लगती है, जिसे अविनाश को भी अच्छा लगता है। वो अब धीरे धीरे फोर्स के साथ किस करने लगता है, फिर धीरे से आस्था के माउथ के अंदर अपनी जीभ डालता है और फ्रेंच किस करने लगता है। आस्था भी उसका पूरा साथ दे रही थी। थोड़ी देर बाद जब आस्था की सांसें उखड़ने लगती है, तब वो उसे छोड़ता है
उसके छोड़ते ही वो लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। अविनाश आस्था को देखता है, फिर उसके माथे को शिद्दत से चूम लेता है, जिससे आस्था की आंखें बंद हो जाती है। फिर उसकी दोनों बंद आंखों को अपने होठों से चूम लेता है। फिर नीचे आके उसके दोनों गालों को चूम लेता है। फिर आस्था की तरफ देखता है जो आंखें बंद कर उसे महसूस कर रही थी। ये देख वो उसके होठों पे होठ रख फिर से किस करने लगता है। वही अब उसके हाथ आस्था का माप ले रहे थे, जिसे आस्था की आहें उसके मुंह में ही रह जा रही थी। अब अविनाश आस्था को वाइडली किस करने लगता है। 20 मिनट बाद वो उसे छोड़ता है। आस्था और अविनाश दोनों अब एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जिसे देख आस्था शर्मा कर अपना चेहरे को दूसरी तरफ कर लेती है, जिसे उसकी गर्दन का भाग दिखने लगता है, जिसे देख अविनाश अपने थूक को गटकता है। जब उसे कंट्रोल नहीं होता तो वो उसकी गर्दन में अपने मुंह को ले जाके किस करने लगता है। उसकी वो गीली किस से आस्था को मदहोश कर रही थी। अभी भी उसके हाथ अविनाश के बालों में चल रहे थे। वही अविनाश टाइम के साथ किस करने के साथ अब बाइट भी करने लगता है, जिसे आस्था की सिसकियां निकलने लगती है। उसकी सिसकियों की आवाज़ से अविनाश और मदहोश हो जाता है। वो और किस के साथ अब और बाइट करता है। आस्था अपनी सिसकियों की आवाज़ रोकने के लिए अपने होठों को कटने लगती है, जिसे देख अविनाश रुककर आस्था को देखता है और मदहोश कर देने वाली आवाज़ में उससे कहता है, अविनाश बीवी अपनी सिसकियों को मत रोको, मुझे तुम्हें प्यार करना है। मुझे तुम्हारी सिसकियों की आवाज़ सुननी है, प्लीज़ बीवी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये सब वो आस्था की आंखों में देखते हुए बोल रहा था, जिसे देख आस्था पहले अविनाश की तरफ देखती रहती है, फिर अपना सिर हाँ में हिलाती है, जिसे देख अविनाश खुश हो जाता है। अविनाश अब आस्था के टी शर्ट को कंधे से नीचे कर उसकी क्लीवेज पर किस करने लगता है, जिसे आस्था की सिसकियां निकलने लगती है और अब वो उन्हें नहीं रोकती। समय के साथ अविनाश वाइल्ड होता जा रहा था। अब अविनाश आस्था के टी शर्ट को उसके शरीर से अलग कर देता है, जिसे महसूस कर आस्था अपने हाथों से सीने के भाग को छुपाने लगती है, जिसे देख अविनाश अपनी टी शर्ट भी निकल देता है। आस्था के हाथों को अविनाश अपने एब्स पे रख देता है, जिसे महसूस कर आस्था मदहोश होकर अविनाश के एब्स पे अपने हाथों को चलाने लगती है, जिसे देख अविनाश अपनी आंखें बंद कर देता है। आस्था जो कर रही थी वो करने देता है, उसे भी सुकून मिल रहा था। आस्था अब अपनी शर्म को साइड में रख वो अविनाश के एब्स पे अपने होठ रख देती है, जिसे महसूस कर अविनाश आस्था को अपने ऊपर कर देता है, जिसे आस्था अविनाश के ऊपर और अविनाश अब नीचे था। अब आस्था अपने हाथों को उसके सीने पे घुमाने लगती है, उसके साथ साथ अब वो किस भी करने लगता है, जिसे अविनाश का कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, मगर फिर भी उसे आस्था का प्यार चाहिए था। उसने अपने दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर बांध कर रखा था। अविनाश मदहोश कर देने वाली आवाज़ में आस्था से कहता है, अविनाश बीवी मुझे प्यार करो, मुझे तुम्हें महसूस करना है, मैं जैसे तुम्हें प्यार करता हूँ तुम भी मुझे करो। ये सुन आस्था अविनाश की तरफ देखने लगती है। पता नहीं क्यों उसकी आंखों में एक अनकहा सा दर्द दिख रहा था, जिसे आस्था को बुरा लगता है और वो अविनाश के माथे को शिद्दत से चूम लेती है, जिससे अविनाश की आंखें बंद हो जाती है, जिसे देख अब वो उसकी दोनों आंखें को चूम लेती है, फिर उसके दोनों गालों को, जिसे अविनाश अब अपने हाथों को आस्था की कमर पर लपेट लेता है। आस्था अब अपने होठों को अविनाश के होठों से मिला देती है। अविनाश अब आस्था को महसूस करने लगता है। थोड़ी देर महसूस करने के बाद वो भी उसका साथ देने लगता है। थोड़ी देर बाद आस्था अपने होठों को उसके होठों से अलग करती है, फिर उसकी आंखों में देखते हुए ही वो अपने होठों को उसकी गर्दन पे रख देती है, जिससे अविनाश की आंखें फिर से बंद हो जाती है। अब आस्था के होठ अविनाश की पूरी गर्दन पे फिर रहे थे। अब वो किसके साथ बाइट भी करने लगती है। वो थोड़ी देर उससे दूर होती है, फिर उस बाइट वाली जगह को देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, आस्था अब कोई भी मधुमक्खी आपके आसपास नहीं मंडराएंगी ये देखकर। फिर आस्था अपने हाथों को उसके सीने पर रख किस करने लगती है। किस के साथ जगह जगह बाइट भी कर रही थी। वो अब नीचे की ओर जाने लगती है। अब उसके एब्स पर अपने होठ फिराने लगती है और हर एक एब्स पर किस के साथ साथ बाइट भी करती है। फिर वो फिर से ऊपर की तरफ आती है और उसके होठों पर अपने होठ रख देती है और अपने हाथों की मदद से अविनाश के ट्राउज़र को निकलने लगती है, जिसे देख अविनाश उसे अपने नीचे कर लेता है। कभी कभी यादों के सहारे याद आते हैं वो लोग, क्या उन्हें मेरी याद भी होगी जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी। क्या वो लोग याद करते होंगे मुझे जो कहते थे हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। मगर क्या याद भी होगा उनको कि कोई आ चुका है बीच में। क्या फ़र्क आ जाएगा रिश्ते में उसके आ जाने से। हौले हौले हो रही है दुनिया हमारे बीच, क्या उसे दिख रही होगी। क्या उसको मेरा अकेलापन, तकलीफ, असुरक्षा दिख रही होगी।
या फिर उसे बचाने और गुस्सा दिलाने वाला लगता होगा। क्या टिक पाएगा ये रिश्ता उम्र भर के लिए कि ये दुनिया ला देगी हमें खाए? क्या हो पाएगा रिश्ता पहला जैसा, माफ़ी मांगनी या रहेगी हमसे कोई गांठ? क्या जीत पाएगा तू भरोसा उसका जिसने तूने खोया है? क्या वो भूल पाएगा अपना दुख जो उसने तेरे कारण सहे है? लगता होगा तुझे आसान सब ठीक करना, मगर नहीं आसान भरोसा वापस पाना। उसे याद रहेगा हमेशा तेरा उससे दूर जाना। वो कोशिश करेगी खूब सारी, मगर उसके दिल में डर रहेगा कि कल को कोई नया आया तू उसको फिर से छोड़ जाएगा। क्या होगी इस कहानी का अंत ना कोई जान पाएगा। कैसी लगी शायरी ये कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, अच्छे कमेंट करना और मेरे स्टोरी को सुनते रहो। एपिसोड 33 अविनाश हुआ इमोशनल। अविनाश फिर से आस्था को अपने नीचे कर आस्था के उभारों को अपने मुंह में लेके उसके साथ खेलने लगता है। थोड़ी देर एक से खेलने के बाद दूसरे को भी लाल कर देता है। वही आस्था की आहें निकल रही थी। उसके बाद अविनाश नीचे की ओर बढ़ जाता है। वो उसके पेट के पास जाके उसकी नाभि को किस करता है, जिससे आस्था मचल उठती है। अविनाश के सिर को अपने पेट के खिलाफ बढ़ा रही थी। वही अविनाश नाभि के आसपास अपनी जीभ फिराने लगता है, जिसे आस्था की आहें की आवाज़ बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद वो नीचे आके उसके पैरों को चूमने लगता है, जिससे आस्था अपने पैर को उसके चंगुल से छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर छुड़ा नहीं पाती। जिससे आस्था अविनाश के सिर को उसके बालों से पकड़ ऊपर की तरफ करती है, जिससे अविनाश फिर से उसके ऊपर था। अब अविनाश और आस्था की नज़रें एक दूसरे पर ही थी। आस्था और अविनाश एक दूसरे की आंखों में मदहोशी से देख रहे थे, जिसे देख अविनाश उसके होठों पे फिर से होठ रख देता है और अपने हाथों को उसकी शॉट निकलने के लिए पेट के पास ले जाके उसकी बटन खोल देता है। फिर धीरे से उसे नीचे को और खिसका देता है, जिसे महसूस कर आस्था अविनाश की तरफ अपनी आंखें खोल देखती है, जिसे अविनाश उसकी आंखों में देखते हुए ही वो अपने हाथों को उसके प्राइवेट पार्ट पर ले जाके सहलाने लगता है, जिसे महसूस कर आस्था अबाहे की साथ साथ मचल उठती है। वही अविनाश का दूसरा हाथ उसकी पूरी बॉडी पे फिर रहा था, जिसे अब आस्था की हालत खराब हो जाती है। वो अविनाश की तरफ देखते हुए कहती है, आस्था, आई वॉन्ट यू अविनाश। जिसे सुन अविनाश उसकी आंखों में देखते हुए पूछता है, क्या बोला तुमने अभी? आस्था, मुझे तुम चाहिए हो। मुझे अपने अंदर तुम्हें फील करना चाहती हूँ। अब मैं सहन नहीं कर सकती, प्लीज़। जिसे सुन अविनाश मुस्कुराते हुए पहले उसके माथे पे किस करता है, फिर उसकी आंखों पे, फिर उसके होठों पे होठ रख उसके अंदर समा जाता है, जिसे आस्था की आंखें दर्द से बंद हो जाती है। वही उसके नाखून अविनाश की पीठ पर निशान बना रहे थे, जिसे अविनाश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर दोनों अपनी प्यार की दुनिया में खो जाते हैं। 2 घंटे एक दूसरे को प्यार करने के बाद दोनों पसीने से भीगे हुए थे। आस्था की आंखें भी बंद हो रही थी। उसे अपने शरीर में दर्द हो रहा था, जिसे देख अविनाश उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अविनाश, बीवी अब सो जाओ, तुम थक गई होंगी। आस्था अपनी अधखुली आंखों से अविनाश की तरफ देख उसकी आंखों में देखती है और पूछती है, आस्था, आपको क्या हुआ था आज? क्या कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है? ये बोल वो उसके गाल पे अपने हाथ रख देती है। अविनाश, कुछ नहीं बीवी, बस डर लग रहा है। तुम्हारा प्यार मुझे बहुत मुश्किल से मिला है, मैं इसे खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पता है तुम्हें, जब भी पहले मैं कोई कपल को साथ में देखता तो मेरा दिल करता कि काश उनकी जगह हम होते। एक दूसरे के हाथों को पकड़े हुए हम यूं ही चलते, एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाते, एक दूसरे से मैचिंग कपड़े पहनते। फिर मैं तुम्हारी लट को तुम्हारे कानों के पीछे करता, तब तुम्हारा शर्माना। मैं ये सब तुम्हारे साथ करना चाहता था। मेरा ये बंगला मुझे पहले खाने को दौड़ता, मगर इसे घर तुमने बनाया मुझे अपना कर। बस बीवी, डर लगता है ये सब मेरा कोई सपना ना हो। जब मैं जगूं तब तुम मेरे पास ना हो तो मैं तो जी ही नहीं पाऊंगा। ये बोल वो अपना चेहरे को दूसरी तरफ करता है, जिसे उसके आंसू आस्था देख न ले। वही आस्था भी अविनाश की बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है। वो जल्दी से अविनाश के पास जाके उसके सीने पे लेट जाती है और अविनाश के चेहरे को अपनी तरफ करती है। आस्था, आप मेरी तरफ देखें अविनाश। अविनाश नहीं देखता तो प्यार से उसके फेस को अपनी तरफ करती है। अब अविनाश का फेस आस्था की तरफ था और वो उसे देख रहा था। आस्था, अविनाश, आपका ये सपना अब कभी नहीं टूटेगा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अब मैं कभी भी आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। और जो जो सपने आपने देखे थे वो हम अब पूरा करेंगे। आप भूल जाए कि कोई मुझे अब आपसे अलग कर सकता है। मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ। जानती हूँ पहले की गलतियों की वजह से आपके दिल में दर्द बैठ गया है, जिसे मैं एक साथ तो नहीं निकाल सकती, मगर धीरे धीरे निकाल दूंगी।
जानती हूँ पहले मैं अंधी थी कि उस विक्रम के प्यार में पड़ गई थी, मगर वो मेरा अट्रैक्शन था, प्यार नहीं। मगर मुझे ये बात समझने में देर लगी। क्या करूँ, थोड़ी डम हूँ। उसके लिए मैंने आपका बहुत दिल दुखाया, मगर वो कमीना सिर्फ पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी की जान लेने से पहले कुछ न सोचे। मगर अच्छी बात यह है कि उसका असली चेहरा मेरे सामने पहले आ गया, जिसे मैं संभाल गई और उसे परपज नहीं करने दिया, नहीं दोस्ती की। आज ही मेरी बहन उसे दोस्ती करने के लिए बोल रही थी, मगर मैंने नहीं की, कैसे भी करके मैंने बात टाल दी। ये सब बोल वो अविनाश की तरफ देखती है, को उसे ध्यान से देखते हुए उसकी बातों को सुन रहा था। अविनाश, बीवी, मुझे तुम पे यकीन है, बस मेरा भरोसा मत तोड़ना। आस्था, कभी नहीं। आस्था आज भी तुम्हारी है और आने वाले हर जन्म में तुम्हारी ही रहेगी। मन में, अविनाश, तुम नहीं जानते कि मैं उस विक्रम से कितनी नफरत करती हूँ। जो उसने पिछली लाइफ में मेरे साथ किया उसका बदला मैं लेके रहूंगी। ये सब बोलते हुए उसकी आंखें लाल थी। एपिसोड 34, अविनाश की जुनून भरी बातें। वैसे आप सच रहे होगे न, मैंने इस कहानी को रिबर्थ ऑफ माई डेविल वाइफ क्यों नाम दिया, उसे जानने के लिए का उत्साहित है तो बने रहे मेरे साथ, क्योंकि कहानी में आगे एक्शन, रोमांस सब कुछ दिखाने वाला है, मगर थोड़ा टाइम लगेगा। आस्था की फैमिली भी आने वाली। नाना, आप गलत सोच रहे हैं। आस्था की फैमिली मतलब मनीष और वो नहीं, अब उसकी असली फैमिली भी आएगी, मगर कैसे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन सा किरदार मज़ेदार लगता है अभी के लिए, क्योंकि अभी और कितने सारे किरदार आने वाले हैं आगे। मगर उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहने होगा। आस्था अपने ख्यालों से तब बाहर आती है जब अविनाश उसे खुद से दूर करता है। जिसे देख आस्था मुंह बना के उसकी तरफ देखती है, जिसे देख अविनाश कहता है, अविनाश, बीवी, पहले तुम नहा लो वरना तुम सोवोगी कैसे, तुम्हें नींद नहीं आएगी। आस्था, मगर मुझ में अपनी उंगली हिलाने तक की हिम्मत नहीं बची है, आज आप कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड हो गए थे। अविनाश, सॉरी बीवी, आगे से नहीं होगा। आस्था, ठीक ठीक है, माफ़ किया। अविनाश फिर आस्था को अपने गोद में उठा के उसे वॉशरूम की तरफ ले जाता है, फिर वहां जाके उसे टेबल पर बिठाते खुद बाथटब गर्म पानी का भरने लगता है, जिससे आस्था को आराम मिले। वही आस्था अपनी अधा खुली आंखों से उसे निहार रही थी। फिर गर्म पानी बट्टू में भरने के बाद अविनाश आस्था को फिर से गोद में उठा के उसे धीरे से बाथटब में उतरता है, जिसे आस्था को आराम मिलता है। वही अविनाश अब बाहर आ जाता है। वो बाहर आता है तो उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया था, उसका जुनून आस्था के प्रति साफ दिख रहा था। अब मन ही मन कहता है, बीवी, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम मेरी जीने की वजह हो, जिसने मुझे जीना सिखाया। जितना पहले हट किया उतना ही प्यार करने लगी हो मुझसे, तुम्हारी आंखों में दिखाता है, इसीलिए अब मैं हमारे बीच किसी को नहीं आने दूंगा। तुम्हारे लिए मैं हमेशा मासूम ही रहूंगा जिस तुमने प्यार किया है। उसके बाद वो भी दूसरे कमरे में शावर लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो शावर लेके आता है तो देखता तो उसे आस्था कमरे में कहीं पर भी नहीं दिखती, जिसे देख वो थोड़ा डर जाता है। फिर आसपास सब जगह अच्छे से चेक करने के बाद वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। वो वॉशरूम का गेट खुला देख अंदर देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि आस्था को वो जैसे छोड़कर गया था वैसी ही पोजीशन में वो सो गई थी। जिसे देख अविनाश अपना सिर पीट लेता है, फिर आस्था के पास जाता है। अविनाश, बीवी उठो, अविनाश, बीवी उठो। मगर आस्था ठहरी, कुंभकर्ण, वो ऐसे कैसे उठाती। अवंश जब देखता है 2 बार आवाज देने के बाद भी वो नहीं उठ रही तो एक बार और कोशिश करता है कि शायद आस्था उठ जाए, क्योंकि वो ऐसे ही रहती तो वो बीमार हो जाती, इसीलिए। अविनाश, बीवी उठो, कपड़े चेंज करके सो जाना। लेकिन आस्था नहीं उठाती, जिसे अविनाश अब खुद ही आस्था को गोद में उठा के उसे बाथटब में से बाहर निकलता है। उसे बाहर निकलने के बाद उसके शरीर को टॉवल से सुखाया, फिर वहां रखा बाथरोब पहना देता है। फिर से उसे गोद में उठा के रूम में लाता है और बेड के पास ले जाके उसे बेड पर आराम से सुला दिया। फिर खुद भी दूसरी साइड जाता है। लाइट बंद करके आस्था को अपनी बाहों में भर के उसके चेहरे की तरफ देखता है। उसे सुकून से सोया देख अविनाश को भी सुकून का अनुभव होता है। फिर वो आस्था के थोड़ा पास जाता है, आस्था के फोरहेड को शिद्दत से चूम लेता है, फिर आस्था को तरफ देखते हुए बोलता है, अविनाश, गुड नाइट बीवी, आई लव यू, हमेशा मेरे साथ रहना। आस्था नींद में ही आई लव यू दो। ये सुन अविनाश के फेस पे स्माइल आ जाती है। वो उसे कस के बाहों में भर लेता है और अपनी आंखें बंद कर देता है। थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह सूरज की किरणें सीधा आस्था के फेस पर पड़ती है, जिसे वो कसमसाने लगती है। वो अविनाश के सीने पे अपने सिर को रख कर मुंह छुपा के फिर से सो जाती है। वही आस्था के कसमसाने से अविनाश की नींद खुल जाती है।
फिर वो अपनी आंखें खोल के अपने सीने की तरफ देखता है, जहां उसकी बीवी मासूम बच्चे की तरह आराम से सो रही थी, जिसे देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो उसकी बालों की लाटों को साइड करता है और प्यार से उसके सिर को चूम लेता है। अवियांश, गुड मॉर्निंग बीवी। थोड़ी देर आस्था को देखने के बाद वो जिम के लिए चला जाता है। जिम में 2 घंटे एक्सरसाइज करने के बाद वो वापस अपने रूम में आता है। वो अभी पूरा पसीने से भीगा हुआ था। वो रूम में आके बेड की तरफ देखता है जहां आस्था अभी भी आराम से सोई हुई थी। फिर घड़ी की तरफ देखता है जहां पे 8 बज रहे थे। मगर वो आस्था को नहीं जागता क्योंकि उसे आज कॉलेज देर से जाना था, इसीलिए उसे सोने देके खुद शावर लेने चला जाता है। वो वार्डरोब से अपने कपड़े निकलता है, फिर शावर लेने चला जाता है। आधे घंटे के बाद वो शावर लेके आता है, फिर अपने बालों को पोंछने लगता है जो भीन थे। फिर आई के सामने जाके ड्रायर लेके अपने बालों को सुलझने लगता है। फिर घड़ी पहनता है, अपने बालों को जेल से सेट कर परफ्यूम लगता है। फिर अपने आप को एक बार मिरर में देखा, फिर आईने में से आस्था को देखता है जो अभी भी सो रही थी, जैसे आज उसका उठने का इरादा ही ना हो। ये देख अवियांश मुस्कुरा देता है, फिर नीचे जाता है और फिर जब वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है। एपिसोड 35 आस्था का जालस होना। अविनाश सीढ़ियों से उतरकर नीचे आता है तो उसकी नज़र सबसे पहले मंदिर में जाती है, जिसे देख उसे पहली बार आस्था के साथ मंदिर में चलाना याद आता है। ये याद कर वो मुस्कुरा देता है और मंदिर की तरफ चला जाता है। मंदिर जाके पहले हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करता है, फिर ज्योत जलाकर प्रार्थना करने लगता है। अविनाश मन में, थैंक यू भगवान जी, आस्था ने मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लिया और अब हम दोनों हमेशा साथ रहे, इस आशीर्वाद दीजिए। ये बोल भगवान के चरणों को छूकर बाहर आता है। वहां से किचन की तरफ चला जाता है और ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी करता है। पहले अपने हाथ वॉश करता है, अप्रोन पहनता है, फिर ब्रेकफास्ट में जरूरी सामग्री को निकलने लगता है। फिर ब्रेकफास्ट तैयार करता है। आज उसने सिंपल सा पोहे और कॉफ़ी बनाई। फिर ब्रेकफास्ट को एक प्लेट में निकल के ऊपर रूम की तरफ चला जाता है। रूम में पहुंचकर देखता है कि आस्था उठी हुई है और अपनी आंखों को रब कर रही है। ये देख उसे छोटी बच्ची को तरह लगती है, जिसे देख वो उसके पास जाता है और उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसकी आंखों पर से हटाया, जिसे आस्था सामने की तरफ देखती है तो अविनाश दिखाता ही जिसने उसके दोनों हाथों को पकड़ रहा था, जिसे देख मासूम सा फेस बनाकर वो उसकी तरफ देखती है, जिसे देख अविनाश को उस पे बहुत प्यार आता है। मगर वो खुद पर कंट्रोल करता है और आस्था से कहता है कि अविनाश, गुड मॉर्निंग बीवी, अब सुबह हो है, दोपहर को तुम्हारी क्लासेज भी है न, चलो जल्दी करो, तैयार हो जाओ। मगर आस्था अपना सिर न में हिलाती है। आस्था, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सोना है। अविनाश, बीवी ऐसे नहीं करते ना बच्चा, आप क्लासेज नहीं लोगे तो एग्जाम में क्या करोगी, और आपकी फ्रेंड की रह देख रही होगी ना आपकी, उठो बच्चा अब। अविनाश के इस तरह प्यार से जगाने से आस्था जग जाती है और उसे देखने लगती है, जो इस वक्त बहुत हैंडसम लग रहा था। आस्था अब अपनी आइस को थोड़ा ऊंचा उठाती है और एक तक उसे देखने लगती है, जिसे देख अविनाश उसे देखता है और पूछता है, अविनाश, क्या हुआ बीवी, जब बात ले लो अब। आज मेरे ब्रेकफास्ट बनाया है तुम्हारे लिए, तुम्हें मेरे हाथ का पसंद है ना, इसीलिए चलो जल्दी करो वरना ठंडा हो जाएगा ब्रेकफास्ट। मगर आस्था का तो ध्यान उसकी बातों में था ही नहीं, वो तो अपने ख्यालों में गुम थी। जहां वो सपना देख रही थी, आस्था अपने सपने में देख रही थी कि अविनाश आगे आगे भाग रहा है, वही उसके पीछे कितनी सारी लड़कियां दौड़ते हुए उसे उनसे शादी करने को बोल रही है। वही अविनाश के गार्ड उन्हें रोक रहे हैं, मगर वो लड़कियां नहीं रुक रही। फिर अचानक अविनाश पता नहीं रैंडम लड़की को लेके भागकर शादी कर लेता है। फिर वो उसे अपने घर ले आता है। वो लड़की आस्था को घर से बाहर निकलने को कहती है, वरना मैड बनकर काम करने को कहती है। आस्था अपने आप को मैड वाले कपड़ों में देखती है, को सारा घर का काम कर रही थी, वही उसके सामने अविनाश और वो लड़की रोमांस कर रही थी। ये देख वो जोर से चीखती है। वही अविनाश को आस्था को कहीं खोया हुआ देख उसे उसमें से बाहर लाने के लिए हिला रहा था। वो एकदम से उसकी चीख सुन डर जाता है कि पता नहीं आस्था को क्या हुआ। वो आस्था को अब एकदम तेज तेज हिलाने लगता है, जिसे आस्था अपने सपने से बाहर आती है तो देखती है अविनाश उसके सामने है। वो आसपास देखती है तो उसे कोई नजर नहीं आता। ये देख वो जल्दी से अविनाश के गले लग जाती है। वही अविनाश भी उसके सिर पर हाथ रख उसे एक बालों को सहलाने लगता है। अविनाश, बीवी क्या हुआ, तुम डर क्यों रही हो। आस्था उसके सवाल का जवाब नहीं देती बल्कि खुद ही सवाल पूछ लेती है, आस्था, आज तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं। ये बोलते हुए वो अविनाश के कपड़े की तरफ पॉइंट आउट कर रही थी।
वही आस्था का ऐसा बेतुका सवाल सुन अविनाश अजीब नज़रों से उसे देखता है। फिर उसके सिर पे हाथ रख उसका टेम्परेचर चेक करता है जो नॉर्मल था। अविनाश, बीवी तुम ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हो? मैंने रैंडमली कपड़े चूज किए थे। आस्था, जाओ तब जल्दी से अपने कपड़े चेंज करके आओ, तुम ये कपड़े पहनकर तुम ऑफिस नहीं जा सकते। अविनाश, मगर इन कपड़ों में क्या खराबी है? आस्था, मैंने कहा न चेंज करो तो मतलब करो, वरना तुम कहीं नहीं जा सकते, घर पर ही रहना। अविनाश, मगर हुआ क्या है? पहले तो मेरे कपड़ों में तुम्हें कभी कोई खराबी नजर नहीं आई, अब क्या हुआ? आस्था, क्योंकि ये कपड़े में तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हो। कोई आके तुम्हें मुझसे छीन ली तो ना बाबा ना मैं रिस्क नहीं ले सकती, प्लीज़ मेरे लिए बदल लो ना। पहले वो अपनी आंखें चुराते हुए कह रही थी, फिर लास्ट लाइन उसकी आंखों में आंखें डालकर कही। अविनाश, बीवी चाहे कोई भी आए जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई क्या सोचता है मेरे बारे में, मुझे बस तुमसे मतलब है। तुम्हारे सिवा मेरी लाइफ में कोई नहीं आ सकता, मेरी लाइफ में आने वाली पहली और आखिरी लड़की तुम ही हो। आस्था ये सुन शर्मा जाती है। वही अविनाश प्यार भरी नज़रों से उसे ही देख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद कहता है, अविनाश, क्या अब मैं ये कपड़े पहन सकता हूँ बीवी जी? वही अविनाश को अपने आप को छेड़ता देख वो उसे अपने हल्के हाथों से मारने लगती है। ये देख अविनाश खुद को बचाने की एक्टिंग करता है क्योंकि उसके नर्म हाथों से उसे कोई चोट नहीं लगने वाली थी। थोड़ी देर बाद वो दर्द में कराने की एक्टिंग करता है, जिसे आस्था को लगता है सच में लग गई, जिसे देख वो जल्दी से उसके पास जाती है। आस्था, क्या हुआ अविनाश, कहाँ लगी तुम्हें? अविनाश अपने सीने की तरफ इशारा करता है, जिसे देख आस्था बिना सोचे समझे अपने हाथों से उसके शर्ट के ऊपर के बटन खोल वहाँ हाथ रखती है, जिसे अविनाश की आंखें बंद हो जाती है। वही आस्था को कुछ भी पता नहीं था। आस्था, अभी दुख रहा है? अविनाश, हाँ में सिर हिलाता है। आस्था बेड से नीचे उतरने होती है तो अविनाश उसे पकड़ लेता है। अविनाश, कहाँ जा रही हो? आस्था, मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ, मैं मरहम लेने जा रही हूँ जिससे तुम्हें आराम मिले। अविनाश उसके हाथ को पकड़कर उसे रोक देता है। अविनाश, अपने होठों से उस जगह को छू लो, ठीक हो जाएगा। आस्था, सचमुच? अविनाश, हाँ। आस्था अब उसके सीने पर होठ रख देती है जिसे अविनाश की आंखें बंद हो जाती है। उसकी पकड़ आस्था की कमर पर काश जाती है। हेलो गाइज, अविनाश और अविनाश एक ही है, वो ज़रा टाइपिंग मिस्टेक है, सो आप ये ज़रा ध्यान देना। ओके चलिए। एपिसोड 36, आस्था और अविनाश के प्यार भरे पल। आस्था के इस तरह किस करने से अविनाश की आंखें बंद हो जाती है। उसकी पकड़ आस्था की कमर पर कस जाती है। वो उसे अपने और करीब कर लेता है, जिसे आस्था होश में आती है और अविनाश को देखती है जिसके चेहरे पे दर्द की सिकन भी नहीं थी, जिसे देख उसे पता चल जाता है कि अविनाश नाटक कर रहा था, उसे कहीं पे भी चोट नहीं आई है। ये सोच इसके चेहरे पे गुस्से के भाव आ जाते हैं। वो फिर से उसे मारने लगती है, जिसे देख अविनाश होश में आता है। अविनाश, क्या कर रही हो बीवी? लग गई है मुझे और तुम हो कि मार रही हो? आस्था, झूठे, तुम्हें कहीं पर भी नहीं लगी और तुम मुख से झूठ बोल रहे हो कि तुम्हें लगी है। ये बोल वो फिर से उसे मारने लगती है, जिसे परेशान होकर उसे रोकने के लिए अविनाश उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है, जिसे आस्था अपने हाथों को छुड़ाने की ट्राई करती है मगर छूट नहीं पाती, इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद के हाथों को छुड़ाने की ट्राई करती है, जिसे देख अविनाश आस्था से कहता है, अविनाश, बीवी तुम मुझसे नहीं छूट सकती, तुम जानती हो फिर भी छुड़ाने की कोशिश क्यों कर रही हो? आस्था उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, अपनी कोशिश जारी रखती है, जिसे देख अविनाश एक झटके में उसे खुद के पास खींच लेता है, जिसे आस्था उसके बहुत नज़दीक आ जाती है। अब अविनाश अपने हाथों को आस्था के होठों पे ले जाके रख देता है और प्यार से किस करने लगता है, जिसे आस्था अपने चेहरे को इधर उधर करने लगती है, जिसे अविनाश उसे किस न कर पाए। मगर अविनाश भी कहा कम था, वो आस्था के फेस को पकड़ लेता है जिसे वो हिल ना पाए, जिसे देख आस्था अब अपने पैर से उसे हिट करने की कोशिश करती है, तो अविनाश उसके पैरों पे अपने पैर रख देता है जिसे आस्था नहीं हिला पाती, जिसे देख अविनाश फिर से आस्था के होठों पे अपने हाथों को मिल देता है और सॉफ्टली किस करने लगता है। मगर आस्था कहा इतनी जल्दी मानने वाली थी, वो उसे किस बैक भी नहीं करती, नहीं अपने मुंह खोलती है, फिर भी अविनाश उससे किस करता रहता है। थोड़ी देर बाद जब आस्था कंट्रोल नहीं कर पाती तो वो भी उसका साथ देने लगती है, जिसे महसूस कर अविनाश के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अब वो पूरे पैशन के साथ आस्था को किस कारण लगता है।
वही अवियांश देखता है आस्था अपना मुंह नहीं खोला है। ये देख एक हाथ से आस्था के दोनों हाथों को पकड़ दूसरे हाथ को शर्ट के अंदर ले जाके उसके उभारों पर रखता है, जिसे आस्था सिरा सी जाती है। जिस महसूस कर अवियांश उसको दबा देता है, जिसे आस्था की आह निकल जाती है, जिस उसका मुंह ओपन हो जाता है, जिसे महसूस कर अवियांश अब अपनी जीभ को आस्था के मुंह के अंदर ले जाके फ्रेंच किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब आस्था को सांस नहीं आती, इसीलिए वो अब किस करना बंद कर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, जिसे अविनाश उसे छोड़ देता है। अविनाश अभी भी आस्था की आंखों में देख रहा था। अविनाश, बीवी तुम मुझे सिड्यूस कर रही हो अब। आस्था हैरान भरी नजरों से उसे देख रही थी। उसने कुछ किया भी नहीं और अविनाश उस पर इल्जाम लगा रहा है कि वो उसे सिड्यूस कर रही है। वही अविनाश उसकी मन की बात जान लेता है और कहता है, अविनाश, बीवी मुझे सिड्यूस करने के लिए तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम कुछ न कर कर भी मुझे सिड्यूस करती हो। जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुम्हारी बॉडी से आती महक मुझे अपनी तरफ खींचने लगती है। फिर तुम्हारे कोमल होठों को देखता हूँ तो मुझे उसे छूने की इच्छा होती है। ये तुम्हारी आंखें जो हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है तो मुझे उनमें डूब जाने की इच्छा होती है। पता है तुम कितनी खूबसूरत हो। वही अवियांश की बातें सुन वो शर्माने लगती है, जिसे उसके गाल, कान, नाक सब लाल हो जाता है, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। मगर अचानक जैसे कुछ याद आता है जिससे उसकी शर्म तुरंत गायब हो जाती है और जद से घड़ी की तरफ देखती है जिसमें 9 बज रहे थे। ये देख वो जद से बेड पर से खड़ी होती है और वादरूप की तरफ भागती है और भागते हुए ही कहती है, आस्था, अविनाश आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं कॉलेज के लिए पक्का लेट हो जाऊंगी। ये सुन अविनाश अपना माथा पीट लेता है, क्योंकि वो तो यह उसे जगाने के लिए ही आया था मगर आस्था उठ ही नहीं रही थी। फिर उठी तो उसके कपड़ों को देख भड़क उठी, फिर शांत हुई तो वो उसके प्यार में खो गया, पता ही नहीं चला। वही वो ये सब सोच ही रहा था कि आस्था तब तक अपने कपड़े लेके नहाने के लिए चालक गई। ये देख वो अपना सिर झटकता है जैसे वो अपने मन में चल रहे ख्यालों को निकल रहा हो। फिर वो वहां से उठते हुए ही आस्था को आवाज लगता है जो बाथरूम में चली गई थी, अविनाश, तुम जल्दी नहाकर बाहर आ, तब तक मैं खाने को फिर से गर्म कर लाता हूँ। आस्था ठीक है बोलती है। वही बाथरूम में आस्था जल्दी जल्दी ब्रश करती है, फिर बाथटब में पानी भर के रखा था उसने बैठकर नहाने लगती है। जल्दी से नहाने के बाद अपने शरीर को पोंछने लगती है, फिर जल्दी से कपड़े पहनकर बाहर आती है। तब तक अविनाश भी खाना गर्म करके ले आया था। आस्था जल्दी से अपने बालों को संवारती है, फिर जल्दी से कानों में ईयरिंग्स पहनती है, मगर गलत जगह पहनने के कारण उसे दर्द होता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। एपिसोड 37, जाह्नवी का आस्था को कॉल करना। आस्था कॉलेज जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी, जिसे वो जो कानों में ईयरिंग पहन रही थी वो गलत जगह लग जाने से उसे दर्द हुआ और उसकी सिसकी निकल गई। अविनाश जब उसकी सिसक सुनाता है तो जल्दी से आस्था के पास आता है। तब आस्था का फ़ोन भी रिंग करता है। आस्था जैसे ही देखती है ये तो उसकी प्यारी बहन का फ़ोन है जिसे अब वो नफरत करती है। उसे अपनी पास्ट मेमोरीज याद आने लगती है, कैसे इन लोगों ने मिलकर उसे बेच दिया था। वो सब याद कर उसके मन में नफरत और बढ़ जाती है। तब तक अविनाश भी आस्था के पास पहुंच गया था। उसे तो जैसे आस्था को दर्द हो रहा है इसके सिवाय कुछ नहीं दिख रहा था, नहीं कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी। वही आस्था अपने विचारों में गुम थी। अविनाश जब उसके हाथ से ईयरिंग लेता है तो होश में आके उसे सवालिया नज़रों से देखती है। तब तक कॉल की रिंग बजना खत्म हो गई थी। अविनाश, तुम्हें दर्द हो रहा है? आस्था कंफ्यूज होके उसे देखती है, जिसे अविनाश उसके कान की तरफ इशारा करता है, जिसे आस्था को समझ आता है। वो न में अपना सिर हिलाती है। इसीलिए अविनाश फर्स्ट एड बॉक्स में से क्रीम लाता है और आस्था के कान के पीछे लगाकर उसे ईयरिंग्स पहना देता है और आस्था को अपनी तरफ कर उसके माथे को प्यार से चूम लेता है, जिसे आस्था की आंखें बंद हो जाती है। मगर उनके मोमेंट को स्पॉइल करने के लिए आस्था का फ़ोन फिर से बज पड़ा। आस्था का ध्यान अपने फ़ोन पर जाता है। वो देखती है कि फिर से उसकी बहन उसे कॉल कर रही है, जिसे अविनाश का ध्यान भी उसके फ़ोन पर जाता है। वो सवालिया नज़रों से आस्था की तरफ देखता है। आस्था अपने कंधे उचकती है जैसे उसे भी नहीं पता वो क्यों उसे कॉल कर रही है। अविनाश आस्था का फ़ोन अपने हाथ में लेके उसके कॉल को ऊपरता है और स्पीकर कर देता है। जाह्नवी, हेलो दी, आप कहाँ थी? मैंने आपको कॉल किया था मगर आपने उठाया ही नहीं। पता है मुझे आपकी कितनी चिंता हो रही थी। जिसे सुन आस्था सोचती है इसे और उसकी चिंता कैसा मजाक कर रही है।
अगर उसका पुनः जन्म नहीं हुआ होता तो जरूर इसी मीठी चिकनी चुपनी बातों में आ जाती। जानवी, दी आपको मेरी आवाज आ रही है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? जिसे सुन आस्था होश में आती है, जल्दी से बोलती है। आस्था, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमने मुझे कॉल क्यों किया? हम कॉलेज में मिलने ही वाली थी। जिसे सुन जानवी गुस्सा होते हुए कहती है। जानवी, क्या दी आप भूल गई को परसों क्या है? आप ऐसा कैसे कर सकती है? आस्था, परसों क्या है मुझे सच में याद नहीं आ रहा, तुम्हें तो पता ही है बीच में मेरी कितनी तबीयत खराब थी, इसीलिए शायद मुझे कुछ याद नहीं रहता। तुम ही बता दो कि परसों क्या है। जानवी, हाँ दी, कोई बात नहीं, आपको याद नहीं तो मैं ही बता देती हूँ। परसों मेरा बर्थडे है, इसीलिए मैं आज कॉलेज नहीं आने वाली, मुझे शॉपिंग करने भी जाना है। आस्था, सो सॉरी, मैं सच में भूल गई थी, पता नहीं कैसे। आस्था को याद आता है पिछले जन्म में जब वो जानवी की बर्थडे पार्टी में गई थी, तब से ही विक्रम के साथ उसकी नज़दीकियां बढ़ गई थी। विक्रम और जानवी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते जिससे आस्था और विक्रम नज़दीक आ जाए एक दूसरे के, मगर वो ऐसा जताते कि जैसे सब कुछ इत्तेफाक है। शायद भगवान उन दोनों को मिलाना चाहते हैं। ये सोच उसे गुस्सा आता है, मगर जैसे तैसे खुद को शांत करती है। वही जानवी फ़ोन पे हेलो हेलो आप सुन रही है दी, ये सब बोलते रहती है। अविनाश जब देखता है आस्था किसी सोच में घूम है तो उसे हिलाता है, जिसे वो होश में आती है। अविनाश उसे बात करने का इशारा करता है। आस्था, हाँ जानवी सुन रही हूँ, तुम बोलो क्या कह रही थी? जानवी, वो दीदी पापा ने न मेरे बर्थडे की पार्टी होटल प्लाजा में रखी है, परसों आप प्लीज़ टाइम से आ जाना, आप जानती हो मैं आपके बिना केक कट नहीं करती, मेरा मन ही नहीं लगता आपके बिना। असल में जानवी ये सब टस कस रही थी क्योंकि आस्था के पापा ने कभी भी उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। ऐसा कह सकते हैं कि आस्था ने कभी अपना बर्थडे मनाया ही नहीं। आस्था भी सब समझ रही थी। आस्था, ठीक है कहकर फ़ोन काट देती है, क्योंकि उसे पता था किसी मकसद के लिए ही वो उसे आने के लिए कह रही है, वरना वो उसे उसके बर्थडे पर इनवाइट करे हो ही नहीं सकता। बचपन में वो उसे नीचा दिखाने और जेलस फील करवाने के लिए बर्थडे पर बुलाती थी, मगर अब उनकी कोई चाल होगी। आस्था अभी ये सब सोच रही थी। एपिसोड 38 आस्था पजेसिवनेस फॉर अविनाश। जानवी का फ़ोन कटने के बाद आस्था कुछ सोचने में बिजी होती है, जिसे देख अविनाश उसे हिलाता है जिससे वो होश में आती है। जिसे देख अविनाश पूछता है क्या हुआ? आस्था, मुझे लग रहा है ये लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, वरना वो मुझे आने के लिए फोर्स नहीं करती, कुछ तो गड़बड़ है। अविनाश, अभी इतना मत सोचो, पहले नाश्ता कर लो, तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है, जल्दी चलो वरना लेट हो जाओगी। ये सुन आस्था जल्दी जल्दी दौड़ते हुए सोफे पे जाके बैठ जाती है, जिसे देख अविनाश अपना सिर न में हिलाता है। मन में सोचता है खाली शरीर बड़ा हुआ है इसका, बाकी पूरी बच्ची ही है, पता नहीं कब बड़ी होगी। आस्था अविनाश को जब इसे खड़े देखती है तो उसे आवाज लगती है, आस्था, अविनाश जल्दी आव वरना मैं लेट हो जाऊंगी। जिसे सुन वो होश में आता है, फिर वो सोफे की तरफ चल देता है। सोफे पे बैठ के देखता है कि आस्था मजे से अपना ब्रेकफास्ट कर रही है, ये देख उसे अच्छा लगता है, फिर वो भी अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद आस्था अपना बैग पैक करती है, इतने में अविनाश भी आ जाता है। फिर दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। अविनाश पहले आस्था को उसकी घर तक छोड़ता है, फिर जब वो निकल जाती है तो खुद ऑफिस की तरफ निकल जाता है। आस्था थोड़ी देर बाद कॉलेज पहुंचते हैं। कॉलेज पहुंचाने के बाद वो घर से बाहर आती है, तब तक राधिका भी आ चुकी थी। दोनों क्लास के लिए चली जाती है। आज क्लास में राज भी आया था। वो थोड़े दिनों से कॉलेज नहीं आया था क्योंकि उसे थोड़ा कम था और बीमार भी था, इसीलिए राज और रोहन भी अपने क्लास के लिए चले जाते हैं, क्योंकि लेट पहुंचाकर उन्हें डांट थोड़ी खानी थी प्रोफेसर की। वो दोनों जैसे ही क्लास में एंटर होते हैं राज की नज़र सीधे आस्था पर जाती है। आस्था को देख वो स्माइल करने लगता है, फिर वो दोनों अपनी सीट पर जाके बैठ जाते हैं। वही आस्था और राधिका दोनों बातें कर रहे थे। आदत के अनुसार राधिका बोले जा रही थी, वही आस्था उसके सवालों के जवाब दिए जा रही थी। राधिका, वैसे आज तेरी वो बहन नहीं दिखाई दे रही, ये बोल प्यार क्लास में नज़र फिरती है। आस्था, आज वो नहीं आई तो फिर तुझे दिखेगी कहाँ से? परसों उसका बर्थडे है तो बिजी है मैडम तैयारी में। राधिका, चाहे कितनी भी तैयार हो मगर चुड़ैल दिखेगी चुड़ैल जैसी ही। आस्था, यार ऐसा मत बोल, बहन है वो मेरी। ये बोल हंसने लगती है। राधिका भी हंसने लगती है, जिससे क्लास में सबका ध्यान उन दोनों पे हो जाता है। जिसे देख दोनों सॉरी बोलती है। इतने में प्रोफेसर भी आ जाता है।
पढ़ाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ अविनाश भी ऑफिस पहुंचता है। आज वो हैंडसम लग रहा था जिसे देख सारी लड़कियां आहें भरने लगती है। मागे अविनाश उनको एक नज़र देखता भी नहीं है और डायरेक्ट अपने केबिन में चला जाता है। उसका असिस्टेंट आके उसे आज का शेड्यूल बताया फिर चला जाता है। अविनाश भी काम में लग जाता है। वही दुश्मनों के घर में जानवी बहुत खुश हो रही थी। इतने में उसकी माँ लीला भी पहुंचती है। उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी खुश नजर आ रही हो। जानवी, माँ वो आस्था तो सच में बेवकूफ़ है। मैंने उसे बुलाया पार्टी के लिए, वो मान गई। लीला, अच्छा ही है वो मान गई। बस एक बार हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाए फिर हमें उस मनहूस का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। जानवी, हाँ माँ, उसका सब कुछ मेरा होगा। फिर उस अविनाश को भी पता चलेगा जानवी क्या चीज़ है। जब उसकी बीवी के कारण वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। लीला, बिल्कुल सही, आखिर उसने मेरी बेटी को चुनने की जगह उस मनहूस से शादी की जिसे प्यार के दो बोल बोल दो उतने में खुश। बड़ी बेवकूफ़ लड़की है। जानवी, हाँ माँ, स्कूल में भी जब सब लड़के उससे दोस्ती करने के लिए मरते थे तब मुझे बहुत जलन होती थी। सारे लड़के उसकी खूबसूरती पर मरते थे। उसमें से एक लड़के ने तो उस पागल को परपज भी किया था, मगर आस्था को पागल बनाकर मैंने मना करवा दिया। वो बेवकूफ़ सोचती है कि मैंने ये उसके भले के लिए किया, मगर सच तो ये है कि मैं उस लड़के को पसंद करती थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। लीला, शांत बेटा, एक बार प्लान सक्सेसफुल हो जाए फिर सब कुछ हमारा होगा। जानवी, हाँ मोम, चलिए, मुझे अपने बर्थडे की शॉपिंग भी करनी है और मुझे सबसे सुंदर दिखना है। फिर दोनों अपने कमरे में चली जाती है। वही कॉलेज में आस्था और राधिका अपने लेक्चर्स अटेंड करके ब्रेक में कैंटीन कुछ खाने जा रही थी। दोनों हंसते हुए मजाक मस्ती करते हुए कैंटीन पहुंचकर एक टेबल पर जाके बैठ जाती है। उनके पीछे राज और राज के पीछे पीछे रोहन भी कैंटीन आते हैं। राज आस्था की टेबल के पास जाके उससे पूछता है, राज, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं। आस्था, नहीं। ये सुन राज थोड़ा अकवर्ड हो जाता है। पूछता है, क्यों। आस्था, मुझे लड़कों से एलर्जी है। ये सुन राधिका की हंसी निकल जाती है। वो जोर जोर से हंसने लगती है। राधिका, बहुत अच्छा जोक मारा है तुमने। ये सुन आस्था भी हंस देती है। वही राज और रोहन को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वही रोहन तो राधिका की हंसी में ही खो गया था। उसे उसकी हंसी बहुत प्यारी लगती है। वो उसमें कहीं गुमसा हो गया। राधिका, आप यह नहीं बैठ सकते क्योंकि ये चेयर गंदी है, इसीलिए। ये सुन राज और रोहन होश में आके हाँ बोलते हैं। फिर दोनों दूसरी चेयर लाके बैठ जाते हैं। राज, हाय, मेरा नाम राज है। ये मेरा दोस्त रोहन है। राधिका थी ही बातूनी। वो तुरंत कहती है, राधिका, हाय, मेरा नाम राधिका है और ये मेरी दोस्त आस्था। राज, हाय आस्था। आस्था, हाय, अब क्या कुछ ऑर्डर करे वरना भूखे रहना पड़ेगा। राधिका, हाँ हाँ, चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। रोहन, बताओ क्या खाओगे आप लोग, हम ले आते हैं। आस्था, आप क्यों लाओगे। रोहन, क्योंकि जब हम साथ बैठ ही गए हैं इतनी सारी बातें कली तो हम फ्रेंड बन ही सकते हैं। राधिका, हाँ, आज से हम फ्रेंड्स हैं। आस्था को भी मानना ही पड़ता है क्योंकि राधिका ने हाँ जो बोल दिया था, मगर उसने सोच लिया था वो इन लोगों से ज़्यादा बात नहीं करेगी क्योंकि अभी वो उन लोगों को जानती ही कितना हूँ। वो सब कुछ सोच ही रही थी कि राधिका ने तब तक रोहन को 4-5 डिशेज के नाम बता चुकी थी और रोहन और राज दोनों चले जाते हैं लाने। आस्था, क्या ज़रूरत थी तुम्हें इन लोगों को फ्रेंड बनाने की, हम इन लोगों को जानते ही कितना है। राधिका, पूरे 2 साल से मैं इन लोगों को देख रही, आज तक लड़कियों की मदद करते हैं, कभी किसी के साथ इनका नाम नहीं जुड़ा और लड़कियां तो इनकी बहुत बड़ी फ्रेंड्स है। वो उनकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मारी जा रही है मगर आज तक इन लोगों ने कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। वैसे बाय द वे, अगर तुझे इन दोनों में से कोई पसंद हो और तुम इन्हें अपनी बॉयफ्रेंड बनाना चाहो तो हम कोई प्रॉब्लम नहीं है। आस्था अभी कुछ कहती कि तब तक रोहन और राज नाश्ता लेके आ जाते हैं। फिर चारों नाश्ता करते हैं। राधिका अपनी आदत के अनुसार उसकी बातें चालू ही थी, मगर आस्था बीच बीच में कुछ बोलती या फिर कह सकते हैं कि सिर्फ जवाब दे रही थी। वही राज बीच बीच में आस्था को देखता और रोहन बीच बीच में राधिका को देखता। थोड़ी देर बाद उनका नाश्ता खत्म हुआ, फिर चारों फिर से क्लासेज के लिए चले गए। वही दूसरी तरफ अविनाश के ऑफिस में अविनाश अभी अपने केबिन में बैठकर काम कर रहा था। तब उसका असिस्टेंट उसके केबिन का दरवाजा नॉक करता है। अविनाश, यस कम इन। असिस्टेंट अंदर जाता है। अविनाश, बोलो। असिस्टेंट, सर आपकी मीटिंग है मिस बजाज के साथ। अविनाश, क्या वो लोग आ गए हैं।
असिस्टेंट, हाँ वो मीटिंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। अविनाश, ठीक है चलो चलते हैं, मीटिंग की फाइल ले आना। असिस्टेंट, ठीक है सर। अविनाश फिर अपने केबिन में से बाहर आता है। असिस्टेंट भी उसके साथ ही था, वो भी उसके पीछे पीछे मीटिंग रूम तक आते हैं। जब वो मीटिंग रूम के बाहर पहुंचते हैं तो असिस्टेंट आगे आके मीटिंग रूम का दरवाज़ा खोलता है। उसके बाद अविनाश मीटिंग रूम में जाके मैन चेयर पे जाके बैठ जाता है। उसके आने पर को लोग खड़े थे वो बैठ जाते हैं। अविनाश का असिस्टेंट भी अविनाश के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। उसके बाद अविनाश मीटिंग स्टार्ट करने का इशारा करता है, जिसे देख मीटिंग स्टार्ट होती है। मगर जब से वो मीटिंग रूम में आया तब से किसकी नज़र उसके ऊपर ही ठहरी हुई थी, जिसे अविनाश महसूस कर सकता था। उसे लगा पहले उसकी कोई गलतफहमी है, मगर हर बार लंबे समय तक गलतफहमी नहीं होती। इसीलिए वो पूरे मीटिंग रूम में नज़रें घूमता है तो देखता है मिस बजाज की नज़रें उसके पर ही ठहरी हुई है, जिसे देख उसे बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में उसकी मुठ्ठियां बंद हो जाती है। 2 घंटे की मीटिंग के दौरान मिस बजाज उसे ही देख रही थी ये कहना गलत होता ताड़ रही थी। मीटिंग के दौरान अविनाश के असिस्टेंट को भी मीटिंग रूम का टेम्परेचर नीचे गिरता हुआ महसूस हुआ। उसकी नज़र अविनाश के ऊपर गई, फिर पूरे मीटिंग रूम में नज़रें घुमाई तो मिस बजाज के ऊपर नज़र गई, जिसे देख उसे सब समझ में आ गया। मन ही मन वो मिस बजाज को गालियां दे रहा था उसकी हरकतों के लिए, क्योंकि पता था अगर उसके बॉस के गुस्से का ज्वालामुखी फटा तो सब तबाह हो जाएगा, न मिस बजाज खुद बचेगी न किसी को जीने देंगी। मगर बेचारा मीटिंग बीच कुछ नहीं बोल सकता था। उसे अब मन ही मन चिंता हो रही थी। तभी अचानक उसे याद आता है कि उसके बॉस की वाइफ भी है जो उनसे भी खतरनाक है। जब उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा, ये सोच उसकी रूह कांप जाती है। अचानक मीटिंग हॉल का दरवाज़ा खुलता है और आस्था अंदर आती है और सीधे जाके अविनाश की गोद में बैठ जाती है। ये देख मीटिंग रूम में हर कोई हैरान था, क्योंकि उनकी शादी की या रिलेशन की न्यूज नहीं आई थी, जिसे देख सभी चौंक जाते हैं। वही अभी तक माहौल जो गर्म था अचानक शांत हो जाता है। अविनाश आस्था को देख चौंक जाता है। वही मिस बजाज तुरंत खड़ी होती है। मिस बजाज को गुस्सा आ जाता है आस्था पर कि कोई लड़की इस कैसे सीधे आके अविनाश की गोद में बैठ सकती है, सिर्फ वही उसकी गोद में बैठ सकती है। ये सोच उसे बहुत गुस्सा आता है। मिस बजाज, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अविनाश की गोद में बैठने की। वही आस्था जो मजे से अविनाश के गोद में बैठी थी, वो अपने अविनाश को कोई और अपना कह रहा है। ये सुन उसे बहुत गुस्सा आता है। गुस्से से उसका गोल चेहरा लाल हो जाता है। अचानक मीटिंग रूम का टेम्परेचर गिरने लगता है, जिसे वहां बैठे लोगों का पसीना छूटने लगता है। उन्हें देख ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें बस बाहर जाने को कह दे तो तुरंत बाहर निकल जाए, मगर बेचारे अपने सामने बैठे इंसान की परमिशन के बिना नहीं जा सकते थे। इसीलिए उनके पास बैठे रह के सिवा कोई उपाय नहीं था। वही आस्था ने अपने हाथों के उंगलियों की मुट्ठी बंधी थी, जिसे उसके गुस्सा का अंदाजा लगाया जा सकता है। अचानक ही वो अविनाश की गोद से उठाती है और मिस बजाज के सामने जाके खड़ी हो जाती है। आस्था, क्या कहा आपने, तुम्हारे अविनाश? मिस बजाज अकड़ के साथ, हाँ वो मेरे है। अभी वो आगे कुछ कह पाती उसके पहले ही वहां रखे जग को जिसमें पानी भरा हुआ था उसको उठाती है और सीधा मिस बजाज के मुंह पे फेंक देती है, जिससे मिस बजाज के कपड़े भीन हो जाते हैं और उनके चेहरे पर से मेकअप निकलने लगाता है, जिससे उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। इस वक्त वो किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। उसे अगर ऐसे कोई रात को देख ले तो इंसान सो भी ना पाए। मिस बजाज गुस्से में पागल हो रही थी। वहीं बैठे सब लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की कौन है जो आने के साथ ही सीधे अविनाश के गोद में बैठ गई, फिर मिस बजाज के ऊपर सीधा पानी डाल दिया। वही जो एक बड़ा था जिसे ये अन्याय लगा, एक्चुअली वो मिस बजाज को देखते ही लट्टू हो गया था। उन्हें इम्प्रेस करने का इतना अच्छा मौका इसे ही थोड़ी जाने देता। इसीलिए वो आस्था से कहता है, ये क्या बदतमीजी है, आप किसी के ऊपर ऐसे ही पानी कैसे फेंक सकती है। जिसे सुन गुस्से से तमतमाई आस्था पानी से भरा ग्लास को उठाती है और सीधे उसके चेहरे पर फेंकती है। फिर उससे कहती है ऐसे, जिसे सुन उस आदमी को गुस्सा आता है और वो आस्था को मरने के लिए हाथ उठाता है, जिसे देख आस्था उसके पैरों के बीचों बीच जोर से अपने पर को मरती है, फिर उसके बालों को पकड़ खींचते हुए नीचे फेंकती है, फिर मुँह पे मुँह के मरती है। वो उसे तब छोड़ती हैं जब तक वो बेहोशी की हालत में नहीं पहुंच जाता। फिर वो फिर से मिस बजाज के पास आके खड़ी हो जाती है। वही मीटिंग में बैठे लोगों की अब हवा टाइट हो रही थी। ये लड़की जो भी है वो उससे जिंदगी में कभी भी उलझना नहीं चाहते थे।
वरना उनका हल भी जमीन पे पड़े आदमी की तरह ही होगा, क्या पता फिर आगे के वो बच्चे भी पैदा न कर पाए। ये सोच उनके पसीने छूट रहे थे। आस्था फिर मिस बजाज की तरफ देखती है और सीधे चाटे पे चाटे मारने लगती है, जिसे मिस बजाज सह नहीं पाती और जमीन पर गिर जाती है। उसके माथे पे चोट लग जाती है क्योंकि उसका सिर टेबल के कोने से लग गया था। उसके सिर में से खून निकलने लगता है, मगर फिर भी आस्था उसे नहीं छोड़ती और उसके सिर के बालों को पकड़ उसे कहती है, आस्था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अविनाश को अपना कहने की? जिस जुबान से तुमने अविनाश को अपना कहा है, मन कर रहा है वो जीभ को ही खींच के निकली तुम्हारे मुंह से, जिससे कभी तुम उसका नाम अपनी जबान से न ले पाओ। ये बोल उसे मुंह के मरने लगती है, जिसे मिस बजाज बेहोश हो जाती है। मगर आस्था फिर भी उसे किसी साइको के जैसे मार रही थी, जिसे अब अविनाश आस्था को पकड़ अपने बाहों में भर लेता है। उसके बालों में हाथ फिराने लगता है, जिससे वो शांत होती है। फिर अविनाश बिना किसी को देखे आस्था को बाहों में उठा के अपने केबिन की ओर चल पड़ता है। आज के लिए इतना ही, आगे जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। आखिर में रोहन और राधिका की जोड़ी बनेगी? क्या राज बनेगा अविनाश और आस्था की लव स्टोरी का विलेन? क्या जाह्नवी का प्लान होगा सक्सेसफुल? क्या अविनाश आस्था को छोड़ देगा या कोई नई मुसीबत आएगी अविनाश और आस्था की लाइफ में? एपिसोड 39 मिस बजाज की हुई बहुत बड़ी बेइज्जती। अब तक देखा आपने कि अविनाश आस्था को अपनी गोद में लेके केबिन की ओर चला जाता है, जिसे मीटिंग रूम का माहौल शांत हो जाता है। तभी अचानक से मीटिंग ओवर की जोरदार आवाज आती है, जिससे असिस्टेंट अपने होश में वापस आता है। तो पता चलता है ये तो उसकी इमेजिनेशन थी कि अगर आस्था ये होती तो क्या होता। ये सोचकर ही उसके पसीने छूटने लगते हैं। वही अविनाश एकदम से खड़ा होता है, जिससे असिस्टेंट को याद आता है कि अविनाश ने अभी अभी मीटिंग ओवर का कहा। उसे पता था कि अब क्या होने वाला है। अविनाश अभी अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ा, पता कि उसे पीछे से मिस बजाज की आवाज़ आती है, मिस बजाज, आप ऐसे कैसे मीटिंग इतनी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं? आप ऐसे ही बीच में मीटिंग ख़त्म नहीं कर सकते। ये सुन अविनाश गुस्से से लाल चेहरे के साथ उसकी तरफ देखता है, जिससे सबकी सांसें अटक जाती है। सबके मन में यही चल रहा था कि मिस बजाज मरना चाहती है, जो शेर को ललकार रही है। तभी सबके कानों में अविनाश की आवाज़ आती है, को मिस बजाज से कह रहा था, अविनाश, तो अब आप मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए। वैसे आपको मीटिंग की चिंता कब से होने लगी, जो पूरी मीटिंग के दौरान किसी को ताड़ रही थी? जहाँ तक मुझे पता है मिस बजाज का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, तो उनका ऐसे दूसरे आदमी को देखना, क्या उनके बॉयफ्रेंड को पता चले तो कैसे होगा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, इसीलिए तो उनकी गर्लफ्रेंड आए दिन यह वहाँ मुँह मरती फिर रही है। मुझे शायद आपके बॉयफ्रेंड को बताना चाहिए। ये कहकर बिना एक पल गवाए वो अपने केबिन की ओर चल पड़ता है। उसके पीछे पीछे असिस्टेंट भी निकल जाता है। वहाँ बैठे लोगों को भी पता चल गया था कि इस बीच में मीटिंग ओवर। अविनाश का कहना मतलब अब उनकी ये डील होने से रही, जो कैंसिल हो गई है। सबको मिस बजाज पर गुस्सा आ रहा था। वही ये सुन मिस बजाज की हालत खराब हो गई थी। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। वो जल्दी से बाहर की ओर निकल जाती है। उसे अब डर लग रहा था, अगर अविनाश ने उसके बॉयफ्रेंड को कहीं कुछ बता दिया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं, उसे बर्बाद कर देगा। मगर उसे नहीं पता था कि अविनाश ने उसे भी बड़ा कुछ उसके लिए सोच के रखा था। वही अविनाश केबिन में जाके सीधा अपने प्राइवेट रूम में जाके शावर लेने को चला जाता है, क्योंकि उसे अपने ऊपर किसी की भी नज़रें और गलत नज़रें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए वो शावर लेने चला जाता है। आधे घंटे तक शावर लेने के बाद वो तैयार होकर बाहर आता है, मगर उसका गुस्सा मिस बजाज के लिए शांत नहीं हुआ था। वो किसी को फ़ोन कर मिस बजाज को उठने को कहकर जब तक वो पहुंच नहीं जाता तब तक टॉर्चर करने को कहता है। तो उधर से ओके बॉस की आवाज़ आती है। फिर अविनाश फ़ोन कट कर देता है। उसके बाद अपने सिर को पीछे की तरफ कर थोड़ी देर रेस्ट करता है। फिर वो थोड़ी देर काम करने लगता है। अभी उसने अपना काम शुरू ही किया था, उतने में उसका असिस्टेंट हड़बड़ी में उसके केबिन में आ जाता है, जिसे देख अविनाश को बहुत गुस्सा आता है कि कोई भी उसके केबिन में इसे ही नोक किए बगैर कैसे आ सकता है। इसीलिए वो गुस्से के साथ अपने असिस्टेंट को देखता है, जैसे अभी ही वो उसे मार डालेगा। जिसकी ऐसी नज़रों को उसका असिस्टेंट भी समझ वो जल्दी से हो कहने आया था। वो कहता है क्योंकि बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए ही वो अविनाश के केबिन में बिना नोक किए आ गया था। असिस्टेंट, सॉरी बॉस, मगर बात ही कुछ ऐसी है कि मैं जल्दी से यहाँ आ गया और नोक कर परमिशन लेना भूल गया। अविनाश, बोलो। असिस्टेंट, बॉस, वो हम जिस नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे उसका लैपटॉप पता नहीं अचानक बंद हो गया है और उसकी सिस्टम भी सही रिस्पॉन्स नहीं दे रही है।
जिसे उसका सारा डाटा डिस्ट्रॉय हो गया है, और कल हमारी उस क्लाइंट के साथ मीटिंग है, वो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। अविनाश, यू इडियट, तो मुझे क्यों बता रहे हो? अपनी सिस्टम टीम जो अपनी कंपनी की सिस्टम को हैंडल करती है उनको बोलो। असिस्टेंट, सर वही तो प्रॉब्लम है, हमारी कंपनी की सिस्टम को जो हैंडल करते हैं वो टीम का लीडर अभी लीव पर है, और बाकी जो लोग हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। जिसे सुन अविनाश भी थोड़ा टेंशन में आ जाता है और अपने असिस्टेंट से जल्दी बाहर जाने को कहता है। थोड़ी देर बाद दोनों जो टीम ये प्रोजेक्ट हैंडल कर रही थी उनके डिपार्टमेंट पहुंचते हैं, जिसे देख सब लोग साइड हो जाते हैं। जिस लैपटॉप में डेटा था उसकी स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक थी, जिसे देख किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अविनाश, लास्ट में प्रोजेक्ट पर वर्क कौन कर रहा था? सब डरने लगते हैं। फिर डरते हुए एक आदमी आगे आके कहता है, सर लास्ट में पूजा काम कर रही थी। अपना नाम सुन पूजा जल्दी से कहती है। पूजा, सर मेरी कोई गलती नहीं, पता नहीं अचानक ही लैपटॉप को क्या हो गया और सिस्टम की वजह से वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। आई स्वेयर सर मैंने कुछ नहीं किया। ये सुन अविनाश अपना सिर हिलाता है, क्योंकि उसे पता था यहाँ जितने भी लोग वर्क करते हैं सब भरोसे के काबिल है। कितनी एग्जाम देके अपने आप को साबित कर वो लोग इस पोजीशन पर पहुंचे हैं। अगर कोई भी उसको धोखा देने के बारे में सोचता तो उनके साइन कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उनको भारी मात्रा में पैसे कंपनी को देने पड़ते। मगर उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि कल उनकी मीटिंग थी और सारा डाटा इस लैपटॉप में था। ये प्रोजेक्ट उनके लिए बहुत ज़रूरी था, जिसे उनकी कंपनी का नाम बहुत बड़ा हो जाता और गरीब लोगों की वो काफ़ी मदद कर सकते थे। एपिसोड 40 आस्था की हैकिंग स्किल्स। छोटी सी है जिंदगी, थोड़ा सा है वक्त, किसे क्या पता कब लिखी है मौत। इस जिंदगी के वक्त को यादगार बनाओ, हंसो, हंसाओ, बचपना करो, गुनगुनाओ, क्या पता अगले पल या अगले दिन हम रहे ना रहे। चलिए अब आज के एपिसोड की ओर चलते हैं। आस्था का कॉलेज टाइम अब ओवर हो गया था, इसीलिए वो और राधिका बाहर निकलती है। बातें करते हुए कॉलेज के दरवाजे के साइड में पहुंच जाती है। वहां से राधिका आस्था को बाय बोल अपनी स्कूटी लेने चली जाती है। आस्था भी उसे बाय बोल अपने कार का इंतजार कर रही थी। उतने में राज और रोहन भी आते हैं। वो दोनों आस्था को खड़ा देख उसके पास आ जाते हैं। रोहन, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या तुम्हें कोई लेने आ रहा है या हम ड्रॉप कर दे तुम्हें? आस्था, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे लेने आ रहे हैं, इसीलिए तुम जाओ, बाय। वो उन्हें आगे कुछ बोलने का मौका ही नहीं देती। उनके सवाल का जवाब देते हुए भी वो इधर उधर देख रही थी कि ड्राइवर अंकल आ गए कि नहीं। आ गए हो तो जल्दी से वो जाए, क्योंकि उसे पता था ये दोनों वरना कितने सवाल पूछ लेंगे। उतने में ही ड्राइवर अंकल आस्था को लेने आ जाते हैं। ये देख आस्था जल्दी से कर के पास जाती है और बैठ जाती है, जिसे देख ड्राइवर अंकल और राज रोहन हैरान हो जाते हैं, मगर उनके जल्दी से होश में आके कर में बैठ कार को आगे बढ़ाते हैं। आस्था अब अविनाश को फ़ोन करती है, क्योंकि उसे आदत हो गई थी कॉलेज से छूटने के बाद अविनाश को सब कुछ बताना। वही अविनाश को भी अच्छा लगता था कि उसकी बीवी उसे सब कुछ बताती है कि उसके लाइफ में क्या हुआ। आस्था अविनाश को कॉल करती है मगर अविनाश फ़ोन नहीं उठाता। आस्था दोबारा करती है तो दोबारा भी नहीं उठाता, जिसे देख आठ परेशान हो जाती है। इसीलिए अब वो अविनाश के असिस्टेंट को फ़ोन करती है। वहीं दूसरी तरफ अविनाश, असिस्टेंट और टीम के लोग सब परेशान थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इस टेंशन भरे माहौल में शांति को तोड़ते हुए असिस्टेंट का फ़ोन रिंग करता है। असिस्टेंट ये देख परेशान हो जाता है। उसे अपने ऊपर अविनाश की तीखी नज़रों का आभास हो जाता है, इसीलिए जल्दी से फ़ोन को निकलता है। वो जैसे ही कट करने वाला था कि फ़ोन पर शो हो रहे नाम को देख बीच और परेशान हो जाता है। उसे पता नहीं चल रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। उसकी कंडीशन अभी आगे कुआं पीछे खाई जैसी हो गई थी। वो अभी अपनी सोच में गुम था, तब तक फ़ोन कट चुका था। वो राहत की सांस लेता है मगर तभी उसका फ़ोन दूसरी बार रिंग करता है, जिसे अब अविनाश का सब्र टूट जाता है। वो असिस्टेंट से कहता है, अविनाश तुम अपना फ़ोन उठा के पहले बात कर लो। जिसे सुन असिस्टेंट जल्दी से कॉल अटेंड कर साइड में चला जाता है। असिस्टेंट, हेलो मैम। आस्था, अविनाश कहाँ है? असिस्टेंट, क्या कुछ हुआ है मैडम? सर अभी टीम के साथ मीटिंग में है। आस्था, और उनका फ़ोन? असिस्टेंट, पता नहीं। आस्था, क्या ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हुई है? असिस्टेंट एक पल के लिए चुप हो जाता है। आस्था की आवाज़ से होश में आता है। असिस्टेंट, मन में, झूठ बोलूँगा तो भी फंसूंगा और सच बोलूँगा तो भी फंसूंगा, मगर अगर आस्था से झूठ बोला तो मैडम उसे नहीं छोड़ेगी।
सर से तो मैडम मुझे बचा सकती है। ये सोच सच बताने का निर्णय लेता है। असिस्टेंट, हाँ मैडम, आप क्या अंतर्यामी है, आपको कैसे पता चला? आस्था, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इसीलिए लगा क्योंकि अविनाश इस टाइम हमेशा मेरा फ़ोन पिक कर लेते हैं, चाहे वो कितने भी बिजी क्यों ना हो। बस इसीलिए। ये सब छोड़ो, अब तुम बताओ क्या हुआ है। असिस्टेंट, मैडम हमारी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जो गरीबों को रोजगार दिलाने में बहुत मदद कर सकती थी, जिससे कोई भी गरीब भूखा ना रहे। सर दिन रात काम कर रहे थे, उन्होंने टीम भी बनाई थी, मगर अभी पता नहीं अचानक प्रोजेक्ट का जो सारा डेटा जिस लैपटॉप में था उसकी सिस्टम को पता नहीं क्या हो गया। वो प्रॉपर वर्क नहीं दे रहा और उसमें ही सब डिटेल्स थी। हमने ट्राई किया मगर नहीं हो रहा, अगर अब 2 बार ट्राई किया तो सारा डेटा चला जाएगा। आस्था, तो क्या तुम्हारी सिस्टम टीम को कहो कि वो ठीक करे प्रॉब्लम। असिस्टेंट, मैडम मैन प्रॉब्लम वही है जो टीम कंपनी की सिस्टम को संभालती है, उस टीम का लीडर वो छुट्टी पर है और हम उसे बुला नहीं सकते। दूसरे लोगों से कुछ नहीं बन रहा और मीटिंग कल ही है इस प्रोजेक्ट की। आस्था, क्या मीटिंग डिले नहीं हो सकती? असिस्टेंट, नहीं मैडम, इस मीटिंग को हम डिले नहीं करा सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है, वरना हम करा चुके होते। आस्था, ठीक है, इतना कहकर फ़ोन कट कर देती है। असिस्टेंट उसको ठीक है का मतलब कुछ समझ नहीं आया, मगर दोबारा फ़ोन कर पूछ भी नहीं सकता था, इसीलिए सिर को झटक कर फिर से उस डिपार्टमेंट में आ जाता है। वही आस्था फ़ोन रखने के बाद ड्राइवर अंकल को कार अविनाश के ऑफिस की तरफ लेने को कह देती है। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था मगर क्या किसी को पता नहीं था। थोड़ी देर में उसकी कार अविनाश के ऑफिस के बाहर थी। वो कार से बाहर निकलती है, फिर असिस्टेंट को मैसेज कर पूछती है आप लोग अभी कहाँ हो। जैसे उसे आंसर मिलता है वो जल्दी से ऑफिस के अंदर चली जाती है। फिर आस्था लिफ्ट लेके सीधे उस डिपार्टमेंट में पहुंचती है जहां पे अविनाश और सभी लोग मौजूद थे। थोड़ी देर में वो एंटर करती है जिससे सभी की नज़र दरवाजे के तरफ हो जाती है। वही अविनाश को गुस्सा आ रहा था कि अब कौन आ गया। वो अपना सिर उठा के देखता है तो आस्था को देख हैरान हो जाता है। वो जल्दी से आस्था के पास जाके उसका बैग ले लेता है, फिर पूछता है तुम ये क्या कर रही हो? आस्था, मैंने तुम्हें फ़ोन किया था मगर तुमने उठाया नहीं, इसीलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसीलिए ऑफिस आ गई। यहाँ आने के बाद पता चला तुम यहाँ हो, इसीलिए सीधे यही आ गई। तब तक असिस्टेंट उसके लिए पानी ले आया जिसे अविनाश के हाथ से पानी का ग्लास लेके आस्था को दिया। आस्था ने पानी पी लिया। आस्था, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? आस्था का सवाल सुन असिस्टेंट उसे हैरानगी भरी नज़रों से देखता रह गया। वही अविनाश जिसे कुछ नहीं पता था कि आस्था को सब कुछ पहले ही पता है, वो आस्था को सब कुछ बताता है। जिसे सुन आस्था अविनाश से कहती है आस्था, क्या मैं एक बार देख सकती हूँ? अविनाश कन्फ्यूजन भरी नज़रों से उसे देखता है, फिर उसका कॉन्फिडेंट देख अपना सिर हाँ में हिलाता है। आस्था लैपटॉप के पास पहुंचती है तो सब साइड हट जाते हैं। आस्था वहां रखी चेयर पर बैठ कुछ देर कुछ जल्दी जल्दी टाइप करती है, कुछ कोड डालती है। थोड़ी देर बाद वो रुकती है और अविनाश से कहती है आस्था, तुम्हारी कंपनी का सिस्टम किसी ने हैक कर लिया है, इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा। और आप लोगों ने कितनी बार ट्राई किया है, जिसे अब कुछ गड़बड़ हुई तो सारा डेटा चला जा सकता है। जिसे सुन सब फिर से परेशान हो जाते हैं। अविनाश, तो क्या अब कुछ नहीं हो सकता? आस्था, मैं ट्राई करती हूँ, आप बैग मुझे दीजिएगा। एक व्यक्ति जल्दी से उसे उसका बैग देता है। आस्था उसमें से एक पेन ड्राइव निकलती है। वो पेन ड्राइव लैपटॉप में डाल के कुछ जल्दी जल्दी करने लगती है। 15 मिनट के बाद लैपटॉप की स्क्रीन पे कुछ नंबर आने लगते हैं, फिर 100% सक्सेस दिखाता है, जिसे देख किसी को कुछ समझ नहीं आता। वो सब आस्था की तरफ देखते हैं, जिसे देख आस्था उनको बताती है। आस्था खुशी के साथ, अब आपकी सिस्टम खतरे से बाहर है और डेटा भी सेफ है। जिसे सुन सभी खुश हो जाते हैं। अविनाश भी बहुत खुश होता है। अविनाश के दिमाग में वैसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, वो पूछना चाहता था मगर अभी पूछना उसे सही नहीं लगा। वही सारे टीम मेंबर आस्था को थैंक यू बोलकर शुक्रिया अदा कर रहे थे। आज के लिए इतना ही, आगे जानने के लिए बने रहें मेरे साथ और हाँ, जल्दी से मेरे सवालों के जवाब दीजिएगा। वैसे एक सवाल और है, क्या आपको मेरी शायरी पसंद आती है या नहीं? स्टोरी में आगे। स्टोरी नेम इज रीबर्थ ऑफ माई डेविल वाइफ में जाने आगे क्या होगा। ऐसे ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आरके नॉवल पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।